मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल अपना परफॉर्मा पढ़ा था ना कॉस्ट शीट का ये। तो आज हमने कहा था कि एंट्रीज उसमें डालेंगे, ठीक है, फॉर्मेट में। इन अ फैक्ट्री 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर मैन्युफैक्चर्ड in the month of September 2018. From the following figures obtained from the costing records, prepare the cost sheet showing the total cost or cost per unit. ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब देखने में लग रहा होगा कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ जस्ट एक एक एंट्री सब में पुट करके हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसको आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करने के बाद, फिर आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख हो गया, और अगर हम इसको पर यूनिट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ क्यों आया हमारा, तो आपको समझ आ गया होगा। जब हम 2 लाख को डिवाइड करेंगे 20,000 जो कि हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो हमारा 10 आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर 1,60,000। 1,60,000 को अगर आप 20,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 1,60,000, ठीक है। तो ₹8 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम ऐसे सिमिलर इन सबको करेंगे, अब आप बोलोगे कॉस्ट पर यूनिट क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन सबको करके आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। जब हम अब फैक्ट्री में क्या करते हैं हम काम, तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा इससे। ऑफिस में मैंने बताया था क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आएगा हमारा टोटल कॉस्ट, जितने हम अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट, जो मैं बता रही थी। अब देखो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लो। एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, कंसाइज वे में सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। वाइल कंसीडरिंग द cost of direct material, only the cost of direct material actually used for consumed, it should be taken into account. All the raw materials purchased in a particular period are not consumed during the same period. जो आपने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे ये हमने गुड्स 10,000 जो है 2018 के सितंबर के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो कि ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए हैं जो हमने कंज्यूम नहीं किए ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो ये रॉ मटेरियल हम परचेज अगर करते हैं, हमने अगर 1 साल के लिए परचेज कर लिया कोई रॉ मटेरियल, या 2018 या फिर 2021 के लिए परचेज किया है, तो ये थोड़ा ना हम एक ही मंथ में या एक ही साल में हम सारा कंजम्पशन कर लेंगे, सारा ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। हम फ्यूचर अनसर्टिनिटी को भी देखेंगे। जो स्पेक्यूलेशन होता है, वो याद है स्पेक्यूलेशन का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, कि हम जब हमारे रेट्स हाई होते हैं तब हम उसको कुछ यूनिट्स को कंजर्व करके रख लेते हैं, कि जब हमारे इसके रेट्स बढ़ेंगे, परचेज इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, तो हम इसको बेचेंगे और अपने जो है प्रोडक्शन में प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो इस पे बेसिस होता है ये एसरटेनमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। उसके बाद ऐड फ्रेट्स ऑन परचेजेस। इस सब को, ये 3 आइटम को अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले ओपनिंग है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल, ठीक है। ये कैसे याद करोगे इसको, सबसे पहले ओप कॉस्ट, अब ऐसे इसको याद करो, उप्स हमारी कॉस्ट लग गई, तो उससे हमने क्या किया, कैरेज वाले को पे किया, कैरेज वाले को पे करना था इसलिए हमारी कॉस्ट लग गई, ठीक है। इन सबको अब ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद देखो इलस्ट्रेशन के साथ हमने इसको समझाया हुआ है। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, 40,000,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,40,000, कैरेज इनवर्ड्स 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, कैरेज आउटवर्ड्स है हमारा 20,000 एंड प्रोडक्शन वेजेस 1,80,000. कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा कितना है, हमें पता है 40,000. नहीं, लेकिन ये प्रोडक्शन है ना हमारा 40,000. ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक है 2,40,000. अब हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल जो हमारा कॉस्ट दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, यहाँ ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज किया 2,40,000. ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स है फिर ये 20,000. ठीक, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ 3 लाख. क्यों, इन सबको ऐड करो 40,000 को और 2,60,000. 2,60,000 यहाँ से आया. लेस किया कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. हमेशा क्लोजिंग को हम क्या करेंगे, लेस. क्लोजिंग को हमेशा क्या करेंगे, लेस. ओपनिंग को क्या करेंगे, हमेशा ऐड. ठीक है. वैल्यू ऑफ रॉ स्टॉक, जो वैल्यू है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मे बी डिटरमाइंड इन एनी वन ऑफ द मेथड, जो कि हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे. ठीक है. एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट अंदर की एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये उनको कंसिडर करने के लिए ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, ये ज़रूरी है. लेस कर दो प्रीपेड. क्यों, क्योंकि हमारा एट द करेंट ईयर में खर्चा हो गया ना. हमने क्या किया, जैसे ये हमारे 2022 की पे करना था रेंट, लेकिन हमने क्या कर दिया, एडवांस में ही पहले पे कर दिया 2021 में. तो इसके लिए तो ये खर्चा हो गया ना, तो ये लेस कर दो. आउटस्टैंडिंग, अभी तो हमारे पास ड्यू तो हो गया, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया. जब पे नहीं किया, कैश हमारे पास से गया नहीं, चेक हमारे पास से नहीं डेबिट हुआ पासबुक में, तो क्या होगा, हमारा आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा. ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा. Now, ascertainment of cost of other direct expenses, chargeable expenses. Similarly, if there are outstanding or prepaid direct chargeable expenses, the same should be adjusted in the same manner as direct labor. जैसे हमने direct labor की सारी adjustments की थी, उसी तरह direct expenses की भी बोल रहा है same adjustment होंगी. ठीक है. लेकिन इसमें एक खास बात यह है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे जैसे कि हायर चार्जेस जो हमने पे किए हैं मशीनरी के लिए, ये उसके लिए हेल्प करता है. ठीक है. प्लांट अगर आपने प्लांट या फिर मशीनरी अगर आपने हायर पे ली है, कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स जो कि उसके रॉ मटेरियल होते हैं ना, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स जो हो गए, आप इसको स्पेयर पार्ट्स कह सकते हो मशीन के, तो उनको ख़रीदने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, उनके पैटर्न्स के लिए, ये सब के लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, एसरटेनमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट. सबसे बड़ी बात, प्राइम कॉस्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है. वो पूछ लेते हैं कि प्राइम कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है. तो हमारी प्राइम कॉस्ट हमेशा जब आप प्राइम कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हो, हमेशा समेशन में ये हमेशा ध्यान रखना कि सम होता है किसका, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, एक्सपेंसेस जो एक्चुअली यूज़ हुए हैं प्रोडक्शन में. अगर वो आपको बोले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो नहीं होंगे. क्यों, क्योंकि वो सीधा सेल्स के पार्ट का हो जाएगा. लेकिन आपको क्या निकालनी है, प्राइम कॉस्ट. ये किस में आ जाएगा, सेल्स में आएगा. यानी कि जो वो हम निकालते थे ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ, इसमें आएगा ये. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने प्रोडक्शन के टाइम पर पे किए हैं, सिर्फ वही यहाँ ऐड होंगे, उसी से ही हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा. डोंट मिक्स ऑल द आइटम्स. ठीक. एसरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट. हमने बताया था फैक्ट्री में हमेशा क्या होता है, काम, तो इससे हमारी हमेशा वर्क कॉस्ट निकलेगी. फैक्ट्री वर्क कॉस्ट रेफर्स टू द समेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor, other indirect expenses incurred in the factory which are related to production. It is determined as cost of direct material, direct labor, cost of direct expenses. ये इन 3 एलिमेंट से हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट. ठीक है, 3 एलिमेंट्स यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, प्राइम कॉस्ट. नाउ फैक्ट्री ओवरहेड तो वर्क कॉस्ट. सो इजी कंसेप्ट. ठीक है, ये वाली इलस्ट्रेशन आप इसको पढ़ लो अच्छे से, और ये आपको हेल्प करेगी किसमें,
सॉल्व करने में। मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, कहीं भी दिक्कत हो तो आप सॉल्यूशन से मैच कर लेना। ये देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो पॉज करने के बाद इसमें फॉर्मेट के साथ दिया हुआ है, आपको ईजी होगा पढ़ने में। ये देखो लास्ट में हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आपकी होमवर्क के लिए हो गई। स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे कल हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।